अध्याय 8 छछूंदरों को मारना। हालांकि शी फेंग द्वारा पहुंचाया गया नुकसान नगण्य था, फिर भी श्रूज अपने गहरी नींद से जाग गया। किसी को भी अचानक जगाए जाने पर गुस्सा आ जाएगा। मैं तुझे कुचल दूंगा, तुच्छ इंसान। श्रूज दहाड़ा। श्रूज के खड़े होते ही पूरी गुफा हिल उठी। विशाल कदमों से श्रूज शी फेंग की ओर बढ़ा। श्रूज को कोई मौका न देते हुए शी फेंग ने एक विस्फोटक बेरी निकाली और उसे श्रूज के रास्ते में फेंक दिया। गति हमेशा से रॉक जायंट की कमजोरी रही है। स्पेशल एलीट के मामले में भी कोई अपवाद नहीं था। श्रूज का आकार बड़ा, आक्रमण शक्ति अधिक और आक्रमण के तरीके भी अधिक थे। हालांकि उसकी चलने और आक्रमण करने की गति थोड़ी तेज थी, लेकिन एक एक्सप्लोसिव बेरी के धीमे प्रभाव के कारण वह अभी भी कछुए की तरह धीमा था। दूसरी ओर शी फेंग की फुर्ती एजिलिटी 16 होने के कारण उसकी चलने और हमला करने की गति बहुत तेज थी। शी फेंग तुरंत श्रूज के पीछे पहुंचा और उस पर जोरदार हमला शुरू कर दिया। श्रूज के सिर के ऊपर कई तरह के नुकसान दिखाई दिए। दो। इसके बाद एक और चॉप अटैक हुआ जिससे 6 का नुकसान हुआ। यह कहना ही पड़ेगा कि छछूंदरों का बचाव बेहद खतरनाक था। थंडरिंग फ्लैश से होने वाले बढ़े हुए नुकसान के बावजूद लेवल 2 चॉप से केवल 6 का नुकसान हुआ। लेवल 1 चॉप से शायद केवल 4 का नुकसान होता। कई हमलों का सामना करने के बाद ही छछूंदर मुड़ी। उसने अपना पहाड़ के आकार का पैर उठाया और शी फेंग की ओर जोर से पटका। पुनर्जन्म लेने वाले शी फेंग ने ईश्वर के क्षेत्र में अनगिनत लड़ाइयां लड़ी थीं। श्रूज का सामना करते समय उनमें जरा भी घबराहट नहीं थी। एक कदम बढ़ाते हुए शी फेंग फुर्ती से श्रूज की पीठ की ओर बढ़े और श्रूज के धीमे हमले से बच गए। फिर शी फेंग ने ताबड़तोड़ वार किए। 5 सेकंड बीतने पर श्रूज ने 18 एचपी पुनः प्राप्त कर लिए, जिससे उसके पास शेष 886 एचपी रह गए। शी फेंग की आधी मेहनत पल भर में व्यर्थ हो गई। सामान्य राक्षसों की तुलना में कुलीन राक्षस या उससे ऊपर के राक्षस युद्ध के दौरान हर 5 सेकंड में अपनी एपी का 2% पुनः प्राप्त कर लेते हैं। छछूंदर की एपी 900 थी, इसलिए हर 5 सेकंड में 18 एचपी पुनः प्राप्त होती थी। यह पुनः प्राप्ति शी फेंग द्वारा सामान्य हमलों से किए जा सकने वाले नुकसान से कहीं अधिक थी। इसके बावजूद शी फेंग ने शांत भाव से अपनी तलवार लहराई और लगातार छछूंदरों की एचपी को कम करता रहा। एक औसत खिलाड़ी इतनी ज्यादा एपी और रीजनरेशन देखकर हार मान लेता, लेकिन शी फेंग ने हार नहीं मानी। 16 पॉइंट की एजिलिटी की बदौलत शी फेंग आसानी से हमलों से बच सकता था और हमला कर सकता था। उसकी तेज अटैक स्पीड की वजह से उसके द्वारा पहुंचाया गया डैमेज श्रूज की रीजनरेशन को पूरी तरह बेसर कर देता था। हालांकि श्रूज को मारना बहुत मुश्किल था। यह बहुत नीरस था। बस बचाव करना और बेतहाशा हमले करना। जोरदार हमले करना शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से बहुत थका देने वाला था। हर गुजरते सेकंड के साथ श्रू की एचपी लगातार गिरती जा रही थी। 15 सेकंड बाद थंडरिंग फ्लैश का प्रभाव समाप्त होते ही शी फेंग द्वारा पहुंचाया गया नुकसान तेजी से कम हो गया। उसकी तलवार के प्रत्येक वार से केवल एक क्षति होती थी और चॉप से श्रूज की केवल 4 एचपी कम होती थी। शी फेंग तुरंत एक भयंकर लड़ाई में उलझ गया। 5 सेकंड और बीत गए और श्रूज ने एक बार फिर 18 एचपी की शक्ति पुनः प्राप्त कर ली। हालांकि शी फेंग ने उन 5 सेकंड के भीतर केवल 17 का नुकसान पहुंचाया। यह श्रूज की पुनर्जीवन क्षमता की भरपाई करने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। शी फेंग ने अपनी भौहें सिकोड़ी जैसा कि उम्मीद थी। छछूंदरों को मारना मुश्किल था, पर्याप्त नुकसान पहुंचाए बिना यह एक व्यर्थ प्रयास था। क्या मुझे हार मान लेनी चाहिए? ठीक उसी समय जब शी फेंग ऐसा सोच रहा था, मैं तुम्हें कुचल देना चाहता हूं, श्रूज ने पैर पटकते हुए दहाड़ मारी। अचानक पूरी गुफा हिल गई। गुफा की छत से नुकीले स्टैलेक्टाइट्स एक के बाद एक गिरने लगे और पूरी गुफा को ढक लिया। क्या इसमें पूरी टीम को खत्म करने की क्षमता भी है? खराब स्थिति को देखते हुए शी फेंग तेजी से छछूंदरों के पास से दूर हट गया और गिरते हुए स्टैलेक्टाइट्स से बचता रहा। स्टैलेक्टाइट्स लगातार बड़ी संख्या में गिर रहे थे। उनकी गति भी बहुत तेज थी। अगर कोई दल इस तंग जगह में आ जाता तो बचने की कोई जगह नहीं होती। वे निश्चित रूप से मारे जाते। अगर शी फेंग का शरीर फुर्तीला न होता
और जगह थोड़ी खुली ना होती तो उसके लिए इन गिरते पत्थरों से बचना बहुत मुश्किल होता। श्रूज ने अपनी कला पूरी करने के बाद थकावट भरी अभिव्यक्ति दिखाई। शी फेंग की आंखें चमक उठीं। वह तेजी से आगे बढ़ा। गरजती हुई चमक, काटना 4 5 6 10। अचानक भयावह क्षति की एक श्रृंखला को अंजाम दिया गया। थकान की अवस्था बॉस द्वारा किसी शक्तिशाली कौशल का उपयोग करने के बाद उत्पन्न होने वाली कमजोरी की अवधि थी। इस अवस्था में बॉस की आक्रमण और रक्षा दोनों क्षमताएं बहुत कम हो जाती थी। इस थकावट की स्थिति में शी फेंग को छछूंदरों को मारने की उम्मीद नजर आने लगी। शी फेंग ने इस मौके का फायदा उठाते हुए और भी अधिक जोश के साथ हमला किया। 4 4 4। जब श्रूज थकान और क्षति प्रवर्धन दोनों अवस्थाओं में था तब तलवार के प्रत्येक वार से 4 एचपी कम हो जाते थे। इस कमजोर दौर में छछूंदरों की प्रजनन दर भी घटकर 1% हो गई। जब तक श्रूज अपनी सामान्य अवस्था में लौटा तब तक शी फेंग श्रूज की 15% एचपी हेल्थ एंड पावर छीन चुका था। इसके बाद की लड़ाई दृढ़ता से भरी हुई थी। शी फेंग श्रूज की रीजेनरेशन की भरपाई करने के लिए बार बार हमला करता रहा। हर 30 सेकंड में वह थंडरिंग फ्लैश से जबरदस्त डैमेज पहुंचाता। इसके बाद वह श्रूज के अपने मुख्य हमले का इंतजार करता। यह पार्टी वाइप करने वाला कौशल खिलाड़ियों की टीमों के लिए एक बुरे सपने जैसा था, लेकिन शी फेंग के लिए यह एक मौका था जैसा कि उम्मीद थी। कुछ समय बाद श्रूज ने फिर से अपना बड़ा हमला किया। शी फेंग ने इस मौके का फायदा उठाते हुए श्रूज की 16% एपी कम कर दी। समय धीरे धीरे बीतता गया। 5 विस्फोटक बेरीज का उपयोग करने के बाद श्रूज के पास 32% एचपी शेष था। जब श्रूज ने एक बार फिर अपना बड़ा हमला किया तो शी फेंग ने उसकी 16% एचपी और कम कर दी। अंत में श्रूज की एचपी घटकर केवल 16% रह गई। जैसे ही श्रूज का एचपी घटकर 15% हो गया, अचानक एक बदलाव आया। छछूंदर का शरीर लगातार सिकुड़ता गया, जिससे उसकी आक्रमण और रक्षा क्षमता भी कम होती गई। हालांकि उसकी चलने की गति और आक्रमण की गति लगातार बढ़ती रही। यह बदलाव शी फेंग के लिए बहुत प्रतिकूल साबित हुआ। विस्फोटक बेरी का प्रभाव अभी भी बरकरार था, फिर भी श्रूज के हमले तेज होते जा रहे थे। वह लगभग शी फेंग पर वार करने ही वाला था। शी फेंग का स्तर केवल द्वितीय था, भले ही छछूंदरों की आक्रमण शक्ति कम हो गई हो। एक ही वार शी फेंग को खत्म करने के लिए काफी था। अगर शी फेंग मर जाता तो उसका एक स्तर और कौशल दक्षता काफी कम हो जाती। वह ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। लड़ो। ग्रेविटी लिबरेशन को सक्रिय करते ही शी फेंग की आंखों में एक ठंडी चमक कौंध गई। अचानक चकमा देना आसान हो गया। केवल 15% एचपी शेष रहने पर स्पेशल एलीट को आसानी से छोड़ देना असंभव था। शी फेंग लगातार चक्कर लगाता रहा और उन्मादपूर्वक अपनी तलवार से श्रूज पर वार करता रहा। प्रत्येक वार से 3 का नुकसान होता था, जिससे धीरे धीरे श्रूज का एचपी कम होता जाता था। 14%, 10%, 9%, 8%, 5%। ग्रेविटी लिबरेशन की अवधि धीरे धीरे कम होती गई। जब केवल 7 सेकंड बचे थे तब भी श्रूज के पास केवल 5% एचपी बची थी। ग्रेविटी लिबरेशन खत्म होते ही शी फेंग निश्चित रूप से एक ही झटके में मारा जाएगा। जल्दी जल्दी जल्दी। जैसे जैसे शी फेंग के तलवार के वार तेज होते गए, उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गईं। जैसे ही श्रूज के पास केवल 10 एचपी शेष बचे, ग्रेविटी लिबरेशन समाप्त हो गया। शी फेंग की गति अचानक धीमी हो गई। श्रूज के चेहरे पर एक ठंडी मानव जैसी मुस्कान आ गई और उसने शी फेंग पर अपनी चट्टान जैसी मुट्ठी से जोरदार प्रहार किया। मर जाओ। थंडरिंग फ्लैश का कूलडाउन आखिरकार खत्म हो गया। गरजती हुई चमक, पलक झपकते ही प्रकाश की 3 लकीरें श्रूज के शरीर से होकर गुजरी। 4 5 6 श्रूज के अंतिम 10 एचपी भी छीन लिए गए। धमाका। छछूंदरें मलबे के ढेर में बदल गईं। सिस्टम स्पेशल एलीट छछूंदरें मारी स्तर में 4 का अंतर प्राप्त। ईएक्सपी में 400% की वृद्धि। 940 ईएक्सपी प्राप्त हुए। शी फेंग के अनुभव स्तर में अचानक 27% की वृद्धि हुई, जिससे वह लेवल 3 की ओर एक बड़ा कदम आगे बढ़ गया। छछूंदरों को मारने के बाद
शीफेंग ने मलबे के ढेर में चारों ओर खोजबीन की। स्पेशल एलीट से मिलने वाले ड्रॉप्स नॉर्मल एलीट से कहीं बेहतर थे। शीफेंग को एक उपकरण, एक स्किल बुक और 16 कॉपर मिले। ऊंचे स्तरों को चुनौती देने पर मिलने वाले इनाम वाकई शानदार हैं। एक कांस्य ढाल भी मिली। मैं इसे ऊंची कीमत पर बेच सकता हूं। अगर मैं इसे कुछ और बार हासिल कर सकूं तो बहुत अच्छा होगा। शीफेंग ने अपने हाथों में नीले क्रॉस के आकार की ढाल को देखा। पहले से ही कल्पना कर सकता था कि गिल्ड इस ढाल के लिए कितनी ऊंची कीमत देने को तैयार होंगे। रॉक आयरन शील्ड कांस्य रैंक। उपकरण आवश्यकता क्षमता 8, उपकरण स्तर 5, रक्षा +21, रक्षा दर 23%, ताकत +2, सहन शक्ति +4, HP +30। इन विशेषताओं के साथ इस ढाल को उच्च गुणवत्ता वाला माना जा सकता है। लेस करने पर ढाल रक्षा क्षमता को काफी बढ़ा देती है, साथ ही HP में 110 अंकों की वृद्धि होती है। यह लेवल 5 योद्धा वर्ग के HP के 1/3 के बराबर है। इसका उपयोग लेवल 5 कालकोठरी में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। इसका उपयोग लेवल 8 कालकोठरी में प्रवेश करने के लिए भी किया जा सकता है। स्किल बुक भी काफी अच्छी थी। यह एक ऐसी स्किल थी जिसे सभी मेली जॉब्स इस्तेमाल कर सकते थे। पैरी पूर्णविराम। इसे इस्तेमाल करने के लिए एक मेली हथियार की आवश्यकता होती थी। यह सामने से आने वाले एक हमले को रोक सकती थी और इसका कूलडाउन 30 सेकंड था। पैरी सभी मेली जॉब्स में एक लोकप्रिय स्किल थी। वॉरियर क्लास के लिए यह एक अनिवार्य स्किल थी। इस स्किल के मिलने की संभावना बहुत कम थी और यह बाजार में लगभग कभी बिकती नहीं थी, क्योंकि यह जीवन रक्षक स्किल थी। आप इसे किसी महत्वपूर्ण क्षण में सक्रिय कर सकते थे और यह संकट के समय आपकी मदद भी कर सकती थी। बॉस से लड़ते समय यह बात विशेष रूप से सच थी। यदि हीलर आपका साथ नहीं दे पाते तो आप पैरी का उपयोग करके हमले को रोक सकते थे, जिससे हीलरों को आपको ठीक करने के लिए अधिक समय मिल जाता था। कौशल को देखकर शीफेंग ने उसे सीखने का फैसला किया। हालांकि अगर वह ढाल के साथ कौशल की किताब बेचता तो उसे बेहतर कीमत मिल सकती थी, लेकिन यह मुर्गी को मारकर अंडा पाने जैसा था। शीफेंग ऐसा कभी नहीं करेगा। छछूंदरों को मारने के बाद शीफेंग ऊपर की ओर चढ़ता रहा। कांस्य ढाल की कीमत नगण्य थी। असली खजाना तो गुप्त चांदी का खजाना था। शीफेंग के पास केवल 4 विस्फोटक बेरी बची थीं। हालांकि वह शिखर से 1/3 दूरी भी तय नहीं कर पाया था। विश्राम स्थलों पर किसी राक्षस से सामना होने का भी बहुत खतरा था। इसी वजह से शीफेंग ने अपना रास्ता और भी सावधानी से चुना। आधे घंटे बाद पूरी चढ़ाई सावधानीपूर्वक तय करने के बाद शीफेंग अंततः पर्वत की चोटी पर पहुंच गया। ऊपर चारों ओर सफेद बादल और धुंध छाई होने के कारण दृश्यता बहुत कम थी। शीफेंग केवल अपने सामने 20 गज तक ही देख पा रहा था। ऊपर चढ़ते समय शीफेंग ने अपने बचे हुए सभी 4 विस्फोटक बेरीज का इस्तेमाल चट्टानी दैत्यों पर कर दिया था। अगर कोई और राक्षस प्रकट होता तो शीफेंग के पास हार मानकर फिर से शुरुआत करने के अलावा कोई चारा नहीं होता। जैसे ही शीफेंग कुछ कदम आगे बढ़ा, आगे कुछ धुंधली परछाइयां दिखाई दे रही थीं। इसी समय सिस्टम से एक आपातकालीन सूचना प्राप्त हुई। सिस्टम, खिलाड़ी ने खोई हुई भूमि की खोज कर ली है। पास्ट ग्लोरी नामक गुप्त मिशन सक्रिय हो गया है। खिलाड़ी का बाहरी दुनिया से संचार अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। मिशन पूरा होने तक खिलाड़ी मानचित्र से बाहर नहीं जा सकता। धिक्कार है, उन हत्यारों ने झूठ बोला। शीफेंग ने मन ही मन कोसा। उन हत्यारों ने निश्चित रूप से कुछ जानकारी छिपा रखी थी। पर्वत की चोटी पर स्थिति हत्यारों द्वारा बताई गई स्थिति से बिल्कुल अलग थी।